विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान की अवधारणा सत्ता के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान की दृष्टि से सत्ता की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता के अभाव में कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्य को करने में या अपने अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ रहती है। राजनीतिक व्यवस्था सत्ता के द्वारा ही अपनी राजनीतिक क्रियाओं का संचालन करती है। सत्ता के द्वारा ही राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं और अनुशासन, प्रत्यायोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। सभी संगठन और व्यवस्थाओं में सत्ता का अस्तित्व आवश्यक है और उनके संचालन के लिए भी सत्ता जरूरी है। किसी भी संगठन या व्यवस्था के अंतर्गत बल, दमन आदि प्रवृत्तियों को सत्ता के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और सत्ता के द्वारा ही संगठन का संचालन मानव मूल्यों पर आधारित सहयोग, सहमति के द्वारा किया जाता है। सत्ता मुख्यतः सहमति के आधार पर संगठन के संचालन करने का कार्य करती है। सत्ता सहमति एवं अन्वय से में विश्वास करती है और राजनीतिक व्यवस्था के लिए जन सहमति जुटाती है। सत्ता का आधार औचित्यपूर्णता है, इसलिए सत्ता किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को औचित्यपूर्णता भी प्रदान करती है। सत्ता का अर्थ एवं परिभाषा। सत्ता के अर्थ विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने अलग अलग करे हैं। सत्ता अरस्तु का मानना है कि जब सार्वजनिक मामलों के निर्णय के लिए उचित तार्किक प्रमाणों का अभाव हो तब निर्णय को रेटोरिक पर आधारित किया जाना चाहिए, और यहाँ रेटोरिक का अर्थ है अन्य के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात समाज में जब उच्च व्यक्तियों के द्वारा अन्वय का प्रयोग किया जाता है निर्णयों के लिए, तो उसे उन्होंने सत्ता कहा। सत्ता की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टोरिटास से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बढ़ाना। रोमन काल में सार्वजनिक सभाओं के द्वारा पारित प्रस्तावों को जब सीनेट अपनी सहमति व स्वीकृति प्रदान कर देती थी तो यह माना जाता था कि उन प्रस्तावों को ऑक्टोरिटास प्राप्त हो गया है, अर्थात उनको सहमति प्राप्त हो गई है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की दृष्टि से सत्ता के अर्थ और परिभाषा विभिन्न राजनीतिक विज्ञानियों ने अलग अलग दी है। पहली हेनरी फॉयल ने दी है और उनके अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है तथा इसे लागू करने का अधिकार है। रॉबर्ट के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो सत्ता का सामान्य अर्थ इस प्रकार बताया जा सकता है। पहला तो सत्ता राजनीतिक व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व है। दूसरा, यह आदेश पालन कराने की संस्थागत व्यवस्था है। सत्ता उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को दिया गया एक आदेश है, जो कि उन दोनों के मध्य एक संबंध को स्थापित करता है। उच्च अधिकारी अपने आदेश की पालन की अपेक्षा रखता है और अधीनस्थ अधिकारी ऐसे आदेश पालन की इच्छा रखता है। सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है। मूल्य सापेक्ष एवं औचित्यपूर्ण होने के कारण सत्ता का जो आधार है वो स्वीकृति व सहमति होता है। इन अर्थों के आधार पर यदि हम सत्ता का सामान्य अर्थ लें तो सत्ता राजनीतिक व्यवस्था का वो तत्व है जहाँ उच्चस्थ अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं, जिनका आधार
औचित्यपूर्णता होती है और स्वीकृति व सहमति होती है। सत्ता के प्रमुख स्रोत। सत्ता धारक के द्वारा सत्ता किस तरह से प्राप्त की जाती है, इसके क्या स्रोत हैं। सत्ता के जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से सत्ता के 3 स्रोत माने जाते हैं। सत्ता के स्रोत क्या हैं, इस पर प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञानी विचार करते रहे हैं और उनके द्वारा सत्ता के विभिन्न स्रोत माने गए हैं। औचित्यपूर्णता, संविधान, अधीनस्थों की प्रकृति, जनमत और सत्ताधारी की विशेषता आदि। मुख्य रूप से सत्ता के स्रोत के बारे में 3 सिद्धांत हैं और पहला सिद्धांत है औपचारिक सत्ता सिद्धांत, दूसरा है सहमति सिद्धांत और तीसरा है सक्षमता सिद्धांत। औपचारिक सिद्धांत सत्ता सिद्धांत के अनुसार यह मानता है, औपचारिक सत्ता सिद्धांत यह मानता है कि सत्ता का जो स्रोत है वो राज्य के सर्वोच्च कानून अथवा संविधान है और यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो कि सत्ता का प्रयोग कर रहा है, वो यदि सर्वोच्च कानून के अंतर्गत या संविधान के अंतर्गत अपनी इस सत्ता को प्राप्त करता है तो वह औपचारिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सत्ता का दूसरा सिद्धांत है सहमति सिद्धांत। सहमति सिद्धांत मूल रूप से एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है और यह सिद्धांत मानता है कि सत्ता का जो स्रोत है वो अधीनस्थ है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि कानूनी सत्ता व्यवहार में तभी प्रभावशाली हो सकती है जब अधीनस्थ उस सत्ता को मान्यता देते हैं। अतः सत्ता का मूल स्रोत अधीनस्थों की सहमति होता है। सहमति सिद्धांत मूल रूप से ये मानता है कि सत्ता का जो प्रयोग करता है वो सत्ता का प्रयोग इसलिए कर पाता है क्योंकि अधीनस्थ उसके आदेशों के प्रति अपनी सहमति देते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो सक्षमता सिद्धांत है। सक्षमता सिद्धांत के अनुसार सत्ता का स्रोत व्यक्ति की योग्यता एवं सक्षमता के गुण हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति स्वयं सत्ता का केंद्र बन जाता है और जब वो सत्ता का केंद्र बन जाता है तो अन्य लोग उसकी योग्यता के कारण और उसकी कुशलता के कारण उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे उस व्यक्ति को संगठन में कोई औपचारिक रूप से पद प्राप्त ना हो या ना हो। हम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में करिश्माई व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की सत्ता का जो स्रोत है वो उनकी योग्यता अथवा चमत्कारिक व्यक्तित्व होता है। तो इस तरह से सत्ता के मुख्य रूप से ये 3 स्रोत हैं। कुछ व्यक्ति सत्ता को कानून के द्वारा या संविधान के तहत प्राप्त करते हैं, कुछ व्यक्ति सत्ता को जब अधीनस्थ उनकी सहमति प्रदान करते हैं उसके द्वारा करते हैं और कुछ व्यक्ति सत्ता का जो प्रयोग करते हैं वो अपने करिश्माई व्यक्तित्व या अपनी योग्यता या अपनी सक्षमता के आधार पर करते हैं। सत्ता की विशेषताएं। सत्ता की कुछ विशेषताएं हैं। सत्ता की ये जो विशेषताएं वो सत्ता के प्रयोगकर्ता और जिनके सत्ता द्वारा जिनको आदेश दिए जाते हैं उनके संदर्भ में है। सत्ता की जो विशेषताएं वो निम्न है। पहली है सत्ता संबंधात्मक होती है। जब हमने सत्ता का अर्थ करा था तब हमने कहा था कि जो सत्ता का जो प्रयोग करता है वो अपने अधीनस्थों को आदेश देता है और अधीनस्थों के द्वारा इन आदेशों की पालना की जाती है। अर्थात सत्ता के अंतर्गत शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है वो संस्थागत अधिकार है और इसके द्वारा सत्ता आदेश देने का कार्य करती है और उनको लागू करने का अधिकार रखती है।
इसलिए सत्ता की अवधारणा में कम से कम दो पक्ष होने आवश्यक हैं, जिनमें से एक पक्ष आदेश देने वाला होता है तथा दूसरा पक्ष आदेश का पालन करने वाला होता है। इस आधार पर सत्ता की प्रकृति के संबंध में दो सिद्धांत हैं। एक तो सत्ता का औपचारिक सिद्धांत, दूसरा सत्ता का अनौपचारिक सिद्धांत। सत्ता का जो औपचारिक सिद्धांत है उसे हम सत्ता का कानूनी सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत यह मानता है कि सत्ता की दृष्टि से सत्ताधारी तथा अधीनस्थ के बीच संबंधों की जो व्याख्या है वो कानून के आधार पर की जा सकती है। कानून की दृष्टि से यह अनिवार्य होता है कि जो अधीनस्थ हैं वो सदैव ही उच्च सत्ता के आदेशों की पालना करें। यह सत्ता का औपचारिक सिद्धांत है जो आदेश देने वाले उच्च पदाधिकारी और अधीनस्थों के बीच संबंध को बताता है और ये कहता है कि उनके आदेशों की सदैव पालना होनी चाहिए। सत्ता का दूसरा जो सिद्धांत है वो अनौपचारिक सिद्धांत है और अनौपचारिक सिद्धांत के अनुसार सत्ताधारी के आदेशों की जो पालना अधीनस्थों के द्वारा की जाती है वो इसलिए की जाती है कि अधीनस्थ उसके आदेशों की पालना करने के प्रति अपनी सहमति देते हैं। अतः सत्ताधारी तथा अधीनस्थों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं वो सहमति के आधार पर पाए जाते हैं। सत्ता की दूसरी विशेषता है कि सत्ता प्रभुत्व प्रदान करती है। जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत या किसी संगठन के अंतर्गत सत्ता प्राप्त होती है तो उस पद या सत्ता के कारण उसके पास कुछ अधिकार और शक्तियां आ जाते हैं और उसे प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। और इस प्रभुत्व को प्राप्त होने के कारण उसके द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं अधीनस्थों के द्वारा उन आदेशों की पालना की जाती है। तो सत्ता का सिद्धांत ये बताता है कि सत्ता किसी भी व्यक्ति के पास हो, चाहे उसका व्यक्तित्व कैसा भी हो, लेकिन सत्ता क्योंकि पद में निहित होती है इसलिए उस पद पर जो भी व्यक्ति आसीन होता है उसके पास उस पद में निहित शक्ति आ जाती है और उस शक्ति के या अधिकार के या हम कह सकते हैं सत्ता के प्रयोग के द्वारा उसे अधीनस्थों पर प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। सत्ता की तीसरी विशेषता है कि सत्ता औचित्यपूर्ण एवं मर्यादित होती है। औचित्यपूर्णता का तात्पर्य यह है कि जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो सत्ता है उसको लोगों की सहमति या वैधता प्राप्त होती है। औचित्यपूर्णता सत्ता का मुख्य लक्षण है और जिसके कारण सत्ता और सत्ताधारी को न्यायपूर्ण माना जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के पास औचित्यपूर्णता नहीं है तो वह न्यायपूर्ण नहीं होती और नैतिक आधार पर उसका विरोध किया जा सकता है। तो सत्ता के स्थायित्व के लिए ज़रूरी है कि सत्ता को औचित्यपूर्णता प्राप्त हो, अर्थात सत्ता को जन सहमति प्राप्त हो। सत्ता के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हों उसके प्रति यदि जनता अपनी सहमति रखती है तो हम कहते हैं कि सत्ता को औचित्यपूर्णता प्राप्त है। औचित्यपूर्णता के कारण ही सत्ता के प्रयोग की जो सीमाएं, औचित्यपूर्णता सत्ता के प्रयोग की सीमाओं को भी निश्चित करता है। और जब कोई सत्ता कानून, परंपरा, जनमत द्वारा स्थापित औचित्य का उल्लंघन करती है तो यह माना जाता है कि वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है और इस स्थिति में सत्ता को निरंकुश व अवैध माना जाता है और उसका विरोध शुरू हो जाता है। तो सत्ता सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता को औचित्यपूर्णता प्राप्त होनी चाहिए और उसे लोगों की सहमति प्राप्त होनी चाहिए। ये सत्ता की
चौथी विशेषता है कि सत्ता उत्तरदायित्व पूर्ण होती है। सत्ता का एक प्रमुख लक्षण है कि वो उत्तरदायित्व पूर्ण होती है। प्रत्येक सत्ताधारी अपने अधीनस्थों को दिए जाने वाले आदेशों एवं आज्ञाओं के लिए अपने से उच्च सत्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। अपनी इसी विशेषता के कारण शासक वर्ग अपनी सत्ता के लिए संविधान एवं जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सत्ता की जो यह उत्तरदायित्व का जो ये गुण है, मुख्य रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, जहां सत्ता अपने अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार करती है और जनता की सहमति के आधार पर करती है। ये सत्ता की मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं। सत्ता के प्रकार। सत्ता के प्रयोग की दृष्टि से सत्ता के अनेक प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से पहला है संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता। जब किसी पद अथवा संस्था को संविधान के द्वारा सत्ता सौंपी जाती है तो इसे हम संवैधानिक सत्ता या कानूनी सत्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में या अमेरिका में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं या अपने अधिकार प्राप्त करते हैं, वो उन्हें वहाँ के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय आदि को जो सत्ता प्रदान की गई है वो संविधान के द्वारा प्रदान की गई है, इसलिए उनकी सत्ता को हम संवैधानिक सत्ता कहते हैं। संवैधानिक सत्ता का एक विशेष प्रकार कानूनी सत्ता है। जब किसी देश की व्यवस्थापिका कानून बनाकर शासन के विभिन्न अंगों को एवं उनके अधिकारियों को जो सत्ता सौंपती है वह कानूनी सत्ता है। उदाहरण के तौर पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ भारत में संसद के द्वारा और राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा समय समय पर कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों के द्वारा जो प्रशासनिक जो विभिन्न विभाग हैं उनके अधिकारियों को सत्ता सौंपी जाती है। उदाहरण के तौर पर हम जिला कलेक्टर को ले सकते हैं। जिला कलेक्टर को जो सत्ता प्राप्त होती है वो कानून के तहत प्राप्त होती है, तो वो कानूनी सत्ता का उदाहरण है। सत्ता का दूसरा प्रकार राजनीतिक सत्ता है। राजनीतिक सत्ता से तात्पर्य राजनीतिक कार्यपालिका को भी माना जाता है। मुख्य रूप से संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की जो सत्ता होती है वो राजनीतिक सत्ता होती है। राजनीतिक सत्ता को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो राजनीतिक सत्ता, दूसरी प्रशासनिक सत्ता होती है। शासन के विभिन्न जो विभाग हैं उनके पास जो सत्ता होती है उसे हम प्रशासनिक सत्ता कहते हैं। प्रशासनिक सत्ता के अंतर्गत भी सूत्र सत्ता, कर्मचारी सत्ता तथा प्रकारात्मक सत्ता होती है। प्रशासनिक संगठन के सर्वोच्च अधिकारी में सूत्र सत्ता निवास करती है और यह प्रशासन की सर्वोच्च श्रेणी से लेकर निम्न तक श्रेणी तक चलती है। इसके अंतर्गत प्रशासन के उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं और उनके द्वारा उन आदेशों की पालना की जाती है। राजनीतिक सत्ता का एक विशिष्ट अर्थ भी है। जब किसी व्यक्ति को राजनीतिक दल में अपने पद के आधार पर सत्ता प्राप्त होती है तो सत्ता के इस प्रकार को भी हम राजनीतिक सत्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को अपने दल के संबंध में जो सत्ता प्राप्त होती है उसे राजनीतिक सत्ता भी कहा जाता है। सत्ता का तीसरा प्रकार है परंपरागत सत्ता। जब सत्ता का आधार और स्रोत परंपरा होती है तो उसे हम परंपरागत सत्ता कहते हैं। जैसे कि जहाँ राजतंत्र शासन प्रणाली है वहाँ पर राजा अपना जो पद प्राप्त करता था वो परंपरा के आधार पर करता था, तो हम उसे परंपरागत सत्ता कह सकते हैं। इसी तरह से
हमारे यहाँ जातिगत आधार पर जो विभिन्न संगठन बने हुए हैं, वो संगठन के अंतर्गत जो सत्ता का, उस संगठन का जो प्रमुख है, उसकी सत्ता का जो आधार है वो परंपरा होता है। सत्ता का चौथा प्रकार है चमत्कारिक सत्ता। जब कोई व्यक्ति अपने करिश्माई व्यक्तित्व के आधार पर सफलता प्राप्त करता है तो जनता उसे अपना नेता मान लेती है और उस चमत्कारी व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने लगती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की सत्ता का जो स्रोत होता है वो चमत्कारिक गुण होता है और सत्ता के इस प्रकार को हम चमत्कारी सत्ता या करिश्माई सत्ता कहते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे धार्मिक संगठन के जो धार्मिक संगठनों के जो प्रमुख हैं वो अपनी सत्ता इस चमत्कारिक व्यक्तित्व के आधार पर प्राप्त करते हैं। या हम कुछ देशों का उदाहरण ले सकते हैं जहाँ की कभी कभी तानाशाहों ने अपनी जो सत्ता प्राप्त करी थी वो अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व के आधार पर करी थी। मैक्स वेबर ने भी सत्ता के कुछ प्रकारों के बारे में बताया है। मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा का समाजशास्त्रीय अध्ययन करा है। मैक्स वेबर का मानना है कि जब अधीनस्थों की दृष्टि से सत्ता अपने स्रोत एवं प्रयोग की दृष्टि से तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण होती है और अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन करते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है परंपरागत सत्ता। जब अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन इस आधार पर करते हैं कि परंपरा से ऐसा होता आया है तो सत्ता के इस प्रकार को हम परंपरागत सत्ता कहते हैं। अधीनस्थ परंपरा, रीति रिवाज आदि को औचित्यपूर्ण मानते हैं और इसलिए इस पर आधारित सत्ताधारी की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसके आदेशों की पालना करते हैं। उदाहरण के तौर पर राजपद को सम्मान दिया जाता है और अधीनस्थ उसके आदेशों की पालना करते हैं। सत्ता का यह प्रकार राजतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में तथा सामंती समाज व्यवस्था में दिखाई पड़ता है। इसी तरह से जो विभिन्न धर्म गुरु हैं उनकी सत्ता का भी जो आधार होता है वो परंपरा होता है। परंपरागत सत्ता की एक मुख्य विशेषता ये है कि इसका प्रत्यायोजन अस्थायी रूप से ही किया जा सकता है। मैक्स वेबर ने सत्ता का दूसरा जो प्रकार बताया है वो बौद्धिक, कानूनी या कानूनी नौकरशाही सत्ता है। मैक्स वेबर के अनुसार जब अधीनस्थ सत्ताधारी आदेशों का पालन इस आधार पर करते हैं कि उनके आदेश बुद्धिसंगत कानूनों पर आधारित होने के कारण वैध हैं तो सत्ता के इस प्रकार को बौद्धिक कानूनी सत्ता कहा जाता है। सत्ता के इस प्रकार का जो मुख्य आधार है वो संविधान होता है और यह माना जाता है कि जो सत्ताधारी व्यक्ति है वो संविधान के द्वारा निर्मित संविधान के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किसी राष्ट्राध्यक्ष की जो सत्ता होती है वो बौद्धिक सत्ता मानी जाती है। बौद्धिक कानूनी सत्ता अपनी प्रकृति से संवैधानिक सत्ता है और कानून द्वारा स्वीकृत है, अतः बौद्धिक कानूनी सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे किसी और को नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम मान सकते हैं, भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के पास जो सत्ता है वो उसको किसी और को नहीं दे सकता क्योंकि वो उनके पद में निहित है। यहाँ सत्ताधारी, बौद्धिक कानूनी सत्ताधारी व्यक्तिगत रूप से आदेश नहीं देता बल्कि अपने पद में निहित सत्ता के अनुसार ही आदेश देता है, अतः उसके आदेशों का पालन किया जाता है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत
बौद्धिक कानूनी सत्ता को कानून पर आधारित नौकरशाही व्यवस्था द्वारा मूर्त एवं व्यवहारिक रूप दिया जाता है। अतः सत्ता के इस प्रकार को कानूनी नौकरशाही सत्ता भी कहा जाता है। मैक्स वेबर ने सत्ता का जो तीसरा प्रकार बताया है वो चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता बताया है। जब अधीनस्थ सत्ताधारी के विशेष गुणों से प्रभावित होकर उसके आदेशों की पालना करते हैं तो सत्ता के इस प्रकार को करिश्माई सत्ता कहा जाता है। अधीनस्थ कानून, तर्क अथवा बुद्धि के स्थान पर सत्ताधारी के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। वे सत्ताधारी को नायक जैसा सम्मान देते हैं और स्वयं सेवक या अनुयायी की तरह उसके आदेशों की पालना करते हैं। करिश्माई सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसका प्रयोग कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि अधीनस्थ हैं वो अनुयायी की तरह सत्ताधारी के आदेशों का पालन करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नवस्वतंत्र अफ्रीकी देश थे उनमें इस तरह की करिश्माई सत्ता की स्थापना हुई थी। कर्नल नासिर, सुकर्णो आदि इस प्रकार की सत्ता के मुख्य उदाहरण हैं। इस तरह से सत्ता के ये विभिन्न प्रकार हैं जो कि मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं।